हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में बात करी थी कि 1857 का जो विद्रोह था उस पर हमारी एक कक्षा है वो हो चुकी है। उसमें हमने देखा कि जो 1857 का विद्रोह था उसकी सामान्य जानकारी, और उसके बाद हमने देखा कि जो विद्रोह का तात्कालिक कारण बना वो ब्राउन बेस के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक नई राइफल एनफील्ड P53 लॉन्च की जाती है, और उसके जो कारतूस थे वह कारतूस है, उन कारतूसों पर जो आवरण है वो गाय एवं सुअर की चर्बी का बना चढ़ा हुआ था उसके ऊपर, और उसको सैनिकों के द्वारा मुंह से तोड़ करके फिर यूज में लिया जाता था। तो इससे भारतीय जो सैनिक थे हिंदू और मुस्लिम उनकी भावना आहत होती है, और जिसका यह एक तात्कालिक कारण है वो 1857 की क्रांति का बना। उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग जो छावनियां थी, जैसे मैंने बात करी थी कि दमदम छावनी है, बेहरामपुर है, बैरकपुर है, मेरठ है, इन छावनियों के सैनिकों द्वारा जो एनफील्ड P53 जो राइफल थी उनका यूज करने से इनकार कर दिया कि हम इन राइफल का प्रयोग है वो नहीं करेंगे, इन राइफल के कारतूसों का प्रयोग है वो नहीं करेंगे। तो इस पर हमने बात करी थी कि दमदम जो छावनी है जहां यह घटना है वो 23 जनवरी जो आपको पता होना चाहिए। सबसे एक तो दमदम छावनी के सैनिकों के द्वारा 23 जनवरी 1857 को दमदम छावनी के सैनिकों के द्वारा इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया जाता है, और दमदम छावनी के सैनिकों की आवाज है वो दबा दी जाती है वहां के अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। उसके बाद दोस्तों आवाज एक महीने बाद और उठती है बेहरामपुर छावनी में दोस्तों यह जो सेना ने जो इनकार किया इन जो कारतूसों के यूज करने से, वो तारीख आती है 26 फरवरी 1857। ये डेट है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आरपीएससी ने तो इस पर अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन संभावना पूरी है कि यहां से प्रश्न बनेगा। यूपीपीसीएस ने इन चारों छावनियों पर है वो प्रश्न है वो उठाए हैं। उसके बाद दोस्तों बैरकपुर छावनी की हमने कल की कक्षा में बात करी थी कि वहां 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाकर बैरकपुर छावनी के सैनिकों की आवाज दबाई गई, और बैरकपुर छावनी में सैनिकों ने जो इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया वह तारीख 29 मार्च 1857। उसके बाद दोस्तों मेरठ छावनी दोस्तों जहां से 1857 का विद्रोह जो हुआ जिसकी शुरुआत होती है वो मेरठ छावनी से ही होती है, लेकिन 1857 के विद्रोह की शुरुआत की जो निर्धारित तिथि रखी गई योजनाकारों के द्वारा वो 31 मई रखी गई थी, लेकिन मेरठ में 10 मई से ही 1857 की क्रांति का बिगुल है या आगाज है वो हो जाता है, और मेरठ के सैनिकों के द्वारा जो किया गया वो मेरठ के सैनिकों के द्वारा कारतूसों का प्रयोग करने से जो इनकार किया गया वो 24 अप्रैल 1857 को किया गया। ये बातें अपने को इतनी पता होनी चाहिए। जो ये बातें हैं हम कल की कक्षा में बात कर चुके हैं, और कल की कक्षा में हमने जो बैरकपुर छावनी है उसके बारे में पढ़ लिया। बैरकपुर छावनी के अंतर्गत हमने देखा कि एक 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बैरकपुर छावनी के जो अधिकारी थे हैरसे, और उस
इन्फेंट्री 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने एनफील्ड P53 राइफल का विरोध किया तो अंग्रेज अधिकारियों से कुछ कहा सुनी हुई तो क्या होता है, मंगल पांडे द्वारा एक जो लेफ्टिनेंट बफ और मेजर सार्जेंट ह्यूजन की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? मंगल पांडे द्वारा। और कोर्ट द्वारा मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी की सजा की जो निर्धारित तिथि थी वो 18 अप्रैल थी और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा 10 दिन पहले ही सैनिकों की आवाज दबाने के लिए 1857 का जो विद्रोह है उसको वहीं दबाने के लिए क्या किया जाता है, 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। और यह आधुनिक भारत का पहला शहीद भी हम कहते हैं। और 1857 की क्रांति में जो प्रथम शहीद थे अपने, वो मंगल पांडे। दोस्तों ये हमने बैरकपुर छावनी में कल बात कर ली थी। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मेरठ छावनी से कि क्या कारण रहे कि जो योजनाकारों के द्वारा जो 1857 की क्रांति की जो निर्धारित तिथि थी वो 31 मई डिसाइड की गई थी, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि जो आगाज है वो मेरठ से 10 मई को ही हो जाता है अपने विद्रोह का। तो आप हेडिंग डालेना मेरठ छावनी, मेरठ छावनी। दोस्तों मेरठ छावनी यहां पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी की थर्ड कैवलरी यहां एक टुकड़ी थी जो पैदल सैनिक की एक टुकड़ी थी जिसको हम घुड़सवार की एक टुकड़ी थी, वो यहां तैनात थी मेरठ छावनी में। और दोस्तों 24 अप्रैल मैंने क्या लिखवाया था आपको मेरठ छावनी के अंतर्गत कि 24 अप्रैल को मेरठ छावनी के सैनिकों के द्वारा जो चर्बी वाले कारतूस है उनका प्रयोग करने से इनकार किया गया। तो वहां के 90 सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों क्या होता है कि इन सैनिकों पर विद्रोह का मुकदमा है वो चलाया जाता है और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को 10 वर्ष का कारावास की सजा है वो सुनाई जाती है। 10 मई 1857 को क्या होता है कि जो अन्य सैनिक थे 85 सैनिकों को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है 9 मई को। और 10 मई को मेरठ छावनी के अन्य सैनिकों के द्वारा क्या किया जाता है, विद्रोह किया जाता है और अपने साथियों को छुड़वाया जाता है कारावास से। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उन अधिकारियों पर हमला करके उनको छुड़वा करके और वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान है वो कर लेते हैं। और मेरठ के सैनिक पहुंचते हैं सीधा दिल्ली और दिल्ली में किसके पास पहुंचते हैं, बहादुर शाह जफर के पास। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पास मेरठ के सैनिक है वो पहुंचते हैं और जो वहां 11 मई को पहुंच करके और दिल्ली से ही 11 मई से ही क्या कर दिया जाता है, उसका आगाज कर दिया जाता है और बहादुर शाह जफर को अपनी जो विद्रोह था उसका एक नेतृत्वकर्ता है वो चुन लिया जाता है। ठीक है, तो यह एक बाई कारण रहा 10 मई से स्टार्ट होने के कारण। वैसे जो योजनाकारों के द्वारा जो निर्धारित तिथि तय की गई थी वो 31 मई 1857 को की गई थी। ठीक है, तो आप लिखिएगा मेरठ छावनी के अंतर्गत कि यहां पर ईस्ट इंडिया की जो थर्ड घुड़सवार सेना तैनात थी जिसको हम थर्ड कैवलरी बोलते हैं। यहां ईस्ट इंडिया कंपनी की थर्ड घुड़सवार
थर्ड घुड़सवार या थर्ड कैवलरी सेना तैनात थी। टुकड़ी तैनात थी, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मेरठ छावनी में यहां थर्ड घुड़सवार या थर्ड कैवलरी जो टुकड़ी है वो तैनात थी और 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के 90 सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मेरठ छावनी के 90 सैनिकों द्वारा एनफील्ड P53 के कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार। मेरठ छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया कि जो एनफील्ड P53 के कारतूस है उनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया, तो इनके ऊपर क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। ठीक है, और इन सैनिकों को 85 सैनिकों को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा है वो सुनाई जाती है। इन सैनिकों को EIC द्वारा 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा, 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा है वो सुनाई जाती है। उसके बाद होता ही यह है दोस्तों कि 10 मई को मेरठ छावनी में जो अन्य सैनिक थे, अन्य सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया जाता है। अन्य सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया जाता है और जो साथी सैनिक थे उनको छुड़ाया जाता है और जो अंग्रेज अधिकारी थे उन पर हमला करके छुड़ा करके वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान है वो करते हैं। मेरठ छावनी के अन्य सैनिकों के द्वारा मेरठ छावनी के अन्य सैनिकों द्वारा मेरठ छावनी के अन्य सैनिकों द्वारा मेरठ छावनी के अन्य सैनिकों के द्वारा क्या किया जाता है कि विद्रोह किया जाता है। मेरठ छावनी के अन्य सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया जाता है, अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर हमला किया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर हमला करके जो साथी सैनिक को छुड़वा लिया जाता है, साथी सैनिकों को छुड़वा करके दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। दिल्ली की ओर क्या करते हैं, दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। और दोस्तों दिल्ली में जाकर के जो 1857 के विद्रोह था उसका जो नेतृत्व करता है वो बहादुर शाह जफर को चुनते हैं। अब 10 मई से 1857 के विद्रोह का आगाज हो जाता है मेरठ से, क्योंकि वहां के सैनिकों जो अन्य सैनिक थे उन सैनिकों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर हमला किया जाता है और जो कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी जो सैनिकों को, उनको छुड़वा करके सभी जो सैनिक हैं वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं 11 मई 1857 को। अगले दिन सैनिक है
वो 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह तत्कालीन मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित करते हैं। इतनी बातें हैं वो अपने को पता होनी चाहिए मेरठ छावनी से संबंधित, कि मेरठ छावनी में जो सैनिकों को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। दोस्तों सभी छावनियों में सैनिकों की आवाज है वो दबा दी गई, लेकिन मेरठ छावनी में सैनिकों की आवाज है वो नहीं दबी, क्योंकि 10 वर्ष का कठोर कारावास जो अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सुनाया गया तो अन्य सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया, और उन जो साथी सैनिकों को छुड़वा करके दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं और दिल्ली पहुंच करके बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता चुनते हैं, और दिल्ली से है वो विद्रोह का आरंभ हो जाता है और दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। आपसे पूछे कि 12 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत है वो हो जाती है, और क्या होता है कि उस समय दोस्तों बहादुर शाह जफर काफी उम्र दराज थे, उनकी जो आयु थी वो लगभग 82 वर्ष थी, और बहादुर शाह जफर का पुत्र जहरुद्दीन जिसको मिर्जा मुगल, ठीक है, उनको सेनापति बनाया जाता है, और बाद में बख्त खान को प्रधान सेनापति है वो बनाया जाता है, ठीक है। और जो 1857 का विद्रोह था, 1857 का विद्रोह के नियंत्रण करने के लिए एक प्रशासनिक समिति भी बनाई जाती है 10 लोगों की, जिसमें 6 सैन्य अधिकारी थे और 4 है वो गैर सैन्य अधिकारी थे। 4 क्या थे? 4 गैर सैन्य अधिकारी थे। और जो प्रधान सेनापति चुना गया, प्रधान सेनापति है जो पहले शुरुआत में तो चुना गया जहरुद्दीन, इसको मिर्जा मुगल के नाम से जानते हैं हम, मिर्जा मुगल, जो बहादुर शाह जफर का पुत्र था, ठीक है। और उसके बाद जो सेनापति है वो बख्त खान को सेनापति है वो चुनाया जाता है, ठीक है, बाद में, और ये स्थायी सेनापति थे। लेकिन 1857 के विद्रोह पर नियंत्रण करने के लिए एक जो प्रशासनिक समिति बनाई जाती है, 1857 के विद्रोह के नियंत्रण के लिए, विद्रोह के नियंत्रण करने के लिए एक प्रशासनिक समिति, एक प्रशासनिक समिति है वो बनाई जाती है, और उस प्रशासनिक समिति का मुखिया है, इसमें कुल 10 लोग थे। कितने लोग थे? 10 लोग थे, ठीक है, जिसमें 6 सैन्य अधिकारी थे। कितने थे? 10 लोग थे कुल, और 10 में से जो 6 है वो सैन्य अधिकारी और 4 है वो गैर सैन्य अधिकारी थे। 4 गैर सैन्य, ठीक है। और प्रशासनिक समिति का जो प्रमुख था वो था बख्त खान। कौन था? बख्त खान। इतनी बातें हैं वो अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए इस तरह से जो शुरुआत है वो 1857 की विद्रोह की वो हो चुकी थी। उस समय अलग अलग स्थानों पर
जैसे जो आपको पूछे कि दिल्ली से शुरुआत है वो कब हुई, दिल्ली से आपसे पूछे तारीख है वो याद होनी चाहिए सभी को। आपसे पूछे कि मेरठ से 10 मई को शुरुआत है वो हो जाती है, 11 मई को पहुंचते हैं सभी सैनिक कहाँ, दिल्ली, और दिल्ली पहुंचकर 12 मई से दिल्ली में शुरुआत हो जाती है, दिल्ली में शुरुआत हो जाती है 12 मई से विद्रोह की। आपसे पूछे लखनऊ से शुरुआत 12 मई, लखनऊ में शुरुआत है वो कब होती है, लखनऊ में शुरुआत होती है वो होती है 4 जून, 4 जून को। और उस समय जो लखनऊ में जो बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी, ठीक है, वो नेतृत्व करती है लखनऊ में। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई 4 जून, झांसी में 4 जून, ये डेट है वो आपको पता होनी चाहिए। बाद में हम एक एक कर करके देखेंगे कि किस तरह से दिल्ली में विद्रोह को दबाया गया, किस तरह लखनऊ में दबाया गया, किस तरह झांसी में दबाया गया, और कौन कौन है वो वहां, ठीक है, नेतृत्व करता थे। झांसी के बाद कानपुर में क्रांति की शुरुआत है वो 5 जून से हो जाती है, 5 जून से। उसके बाद जो जगदीशपुर, जहां से कुंवर सिंह है वो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, 12 जून, जगदीशपुर बिहार 12 जून। ये मैंने इसलिए लिखवाया है आपको कि इन सभी की तारीख है वो पूछी गई है आरपीएससी के द्वारा। दिल्ली 12 मई से शुरुआत होती है, लखनऊ से 4 जून, झांसी से 4 जून, कानपुर से 5 जून और जगदीशपुर से 12 जून, ठीक है, जगदीशपुर से 12 जून। ये इतनी बातें अपने को पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हमने कितने अध्याय देखे। हमने शुरुआत में बात करी थी कि उसका तात्कालिक कारण क्या रही, ठीक है, और तात्कालिक कारण के बाद जो शुरुआत है वो एक तरह से 1857 के विद्रोह की हो जाती है। और अब इसके वास्तविक कारण क्या रहे कि और कौन कौन से कारण हैं वो इसके जुड़े, प्रमुख कारण कौन से रहे, वास्तविक कारण क्या रहे, जिसमें जो जन भावना है, जो विद्रोह में जन है, लोग है, वो जुड़े, जिस कारण यह एक जन विद्रोह का रूप ले लिया सैन्य विद्रोह से। तो वे कौन से कारण रहे, तो वो हम बात करेंगे वास्तविक कारणों में। और वास्तविक कारणों के बाद हम चर्चा करेंगे प्रमुख केंद्र जो थे, कौन कौन से केंद्र थे, ठीक है। तो वास्तविक कारण, दोस्तों वास्तविक कारणों में सबसे जो प्रमुख कारण है वो राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण में मैं बात करूं जैसे वेलेजली की सहायक संधि और 1856 में डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है, ये कुछ क्या थे, ये राजनीतिक कारण है जो महत्वपूर्ण थे, ठीक है, जो 1857 के विद्रोह के वास्तविक कारण है वो माने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक कारण में नंबर 1 बात करूं तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, और इसकी शुरुआत है वो होती है 1798 में। दोस्तों लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि 1798 में शुरुआत होती है। इस संधि से आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि वेलेजली की जो सहायक संधि थी वो क्या थी। वेलेजली की सहायक संधि दोस्तों जो देशी रियासतें थी उन राजाओं के साथ यह संधियां हैं वो की गई थी। और इसके जो संधि की जो प्रमुख अवधारणा थी वह जो अवधारणा यह थी कि देशी राज्य उनकी जो विदेश नीति है वो ब्रिटिश के अधीन हो जाती थी इस सहायक संधि के बाद। और
जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके द्वारा देशी राज्य में एक अपनी जो टुकड़ी है सेना की वो यहाँ तैनात की जाती थी और उस टुकड़ी का वेतन और भत्ता उस राज्य पर वहन है वो होता था। उस राज्य द्वारा उस टुकड़ी का वेतन भत्ता वो दिया जाना, ऐसी धारणाएं थी सहायक संधि में। और दोस्तों इसका जो परिणाम है वो 1857 का एक प्रमुख कारण रहा, वेलेस्ली की सहायक संधि 1798 में। जैसे सर्वप्रथम आपसे पूछे कि सहायक संधि है वो सबसे पहले हैदराबाद की निजाम अली द्वारा की जाती है, उसके बाद मैसूर द्वारा, उसके बाद तंजौर द्वारा, ठीक है, उसके तंजौर के बाद भोंसले द्वारा भी, मराठा द्वारा भी, सिंधियों द्वारा भी वेलेस्ली की सहायक संधि है वो की जाती है, जिसमें अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उनका बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करवाती थी देशी राज्यों को, ठीक है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसको हम व्यापक नीति भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या थी दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति इस तरह से, जब किसी देशी राजा हुआ करता था, देशी जो रियासतें थी उसमें जो राजा था, अगर वह उसके कोई पुत्र नहीं है तो वह गोद नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता? वह गोद नहीं ले सकता। और उस राजा की मृत्यु के बाद वह राज्य है वो ब्रिटिश के अधीन है, वो हो जाएगा। जो यह लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति है वो 1856 में आती है। यह भी एक लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का एक जो महत्वपूर्ण कारण है वो 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण रहा। और इसके तहत जैसे सतारा को लूटा गया सर्वप्रथम जो हड़प नीति के तहत किसी देशी राज्य को ब्रिटिश द्वारा अधिकार किया, तो सतारा 1856 में, सतारा महाराष्ट्र में है, जहां से सतारा से रंगोजी बापू ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। सतारा है, बघाटपुर है, उदयपुर है, ठीक है, अपने राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, एमपी वाला उदयपुर है, ठीक है, बघाटपुर है, जेतपुर है, ठीक है। ऐसे कुछ जो रियासतें या देशी राज्य थे जिनको लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ठीक है, हड़पा गया या अपने ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया, ठीक है। यह भी एक 1857 का एक वास्तविक कारणों में या एक राजनीतिक कारण है वो रहा, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। उसके बाद दोस्तों 1856 में अवध का विलय भी किया गया। 1856 में अवध का विलय इस आधार पर ब्रिटिश भारत में कर लिया कुशासन का आरोप लगाकर। दोस्तों अवध पर जहां वहां की जो बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल ने अवध से 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया, ये बेगम हजरत महल वजीद अली शाह की पत्नी, ठीक है, बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अवध का विलय है, अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर ब्रिटिश भारत में कर लिया। तो अवध ने विद्रोह का जो नेतृत्व किया, ठीक है, तो यह भी एक उसका एक राजनीतिक कारण था। 1856 में तीसरा कारण क्या रहा महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण? 1856 में अवध का विलय कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर कर लिया गया। दोस्तों उसके बाद जो कई शासकों की लॉर्ड डलहौजी की पेंशन है वो बंद कर दी, कई शासकों की पेंशन है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा बंद कर दी गई। जैसे नाना साहब, जैसे बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, धुंधु पंत उसका वास्तविक नाम था, धुंधु पंत। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। इसी कारण नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, ठीक है। वो हम आगे बात करेंगे
कि कुछ कमजोरियां भी रही कि नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो कहीं न कहीं तक उसमें जो उनका पेंशन थी वो भी एक कारण है, वो छुपा था। ठीक है, तो कई शासकों की डेलोजी द्वारा कई शासकों की डेलोजी द्वारा पेंशन बंद कर दी गई। जो 8 लाख प्रति वर्ष, 8 लाख प्रति वर्ष जो पेंशन मिलती थी, ठीक है, पेंशन मिलती थी, उनको लॉर्ड डेहलोजी ने बंद कर दिया, यह कह करके क्योंकि जो नाना साहब है वो बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड का दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था। ठीक है, और 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा कर दी कि बहादुर शाह की मौत के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी है वो छीन ली जाएगी और जो लाल किला है, वहां जो लाल किला का निवास है वो खाली करना होगा, उसको एक कुतुब मीनार के पास एक निवास है वहां रहना होगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी है वो छीन ली जाएगी। मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी। ये कुछ ऐसे राजनीतिक कारण है वो रहे। कौन कौन से कारणों की बात करें? राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के अंतर्गत, ठीक है, जो एक वास्तविक कारण जो रहा, एक राजनीतिक कारण था वेलेस्ली की सहायक संधि, जैसे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ठीक है, इनके साथ सहायक संधि है वो की गई। लॉर्ड डेहलोजी की हड़प नीति, ठीक है, यह भी एक राजनीतिक कारण रहा। 1856 में अवध का विलय कर लिया गया ब्रिटिश द्वारा अपने ब्रिटिश भारत में, और कुशासन के आधार पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय है वो ब्रिटिशों ने अपने अधिकार में ले लिया, और कई शासकों की डेहलोजी द्वारा पेंशन बंद कर दी गई, जैसे नाना साहब की पेंशन है वो भी बंद कर दी गई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लॉर्ड कैनिंग की यह जो घोषणा थी, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग की जो यह घोषणा थी 1856 में की गई। लॉर्ड कैनिंग की घोषणा कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगलों से जो सम्राट की पदवी है वो छीन ली जाएगी, और कई जो जमींदार से इनकी जमींदारियां छीन ली गई। ठीक है, कई जमींदारों से जमींदारियां भी छीन ली गई, कई जमींदारों से जमींदारियां छीन ली गई। 1857 के ये जो कारण है वो एक राजनीतिक कारण बने। 1857 के जो विद्रोह में जो महत्वपूर्ण कारण है उनमें से जो राजनीतिक कारण है वो ये बने कि वेलेस्ली की, जिसमें दो महत्वपूर्ण कारण है वो वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डेहलोजी का क्या, लॉर्ड डेहलोजी की हड़प नीति। ठीक है, और अवध का विलय ब्रिटिश द्वारा कुशासन के आधार पर किया गया, जिसके कारण वहां की जो जनता है, वहां की जो लोग हैं, उनमें ठीक विरोध हुआ। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि और क्या कारण रहे हैं। जैसे मैं बात करूं कि सामाजिक कारण भी रहे, समाज में किए गए सामाजिक सुधारों से, समाज में जो सामाजिक सुधार किए गए किसके द्वारा, ब्रिटिशर्सों के द्वारा, तो यह एक बहुत बड़ा
वर्ग है वो इससे नाराज था। जैसे 1828 में अंग्रेजों के द्वारा जो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, जैसे मैं बात करूं पुनर्विवाह जो अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का, ठीक है, उसकी अनुमति दी गई। भारतीयों के साथ नक्सलीय भेदभाव किया जाना भी एक सामाजिक और सांस्कृतिक कारण बना, और धार्मिक प्रतीकों पर हमला किया गया कि आप है वो दाढ़ी नहीं रख सकते, मूंछ नहीं रख सकते, कानों में कुंडल नहीं रख सकते, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हुई। और ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना, जैसे मैं बात करूं 1813 का चार्टर एक्ट के तहत, 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में रहना अलाउ कर दिया गया। ठीक है, तो यह भी कुछ जो कारण है वो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण बने। तो आप सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में देखो, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारण थे, जैसे अपने को पता होना चाहिए 1828 सती प्रथा, सती प्रथा प्रतिबंध जो किया गया, ठीक है, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1828 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1856 में सती प्रथा का 1856 में विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, और भारतीयों के साथ कुछ नस्लीय भेदभाव, भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, ठीक है, ये कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक कारण बने। दोस्तों, धार्मिक प्रतीकों पर हमला, धार्मिक प्रतीकों पर हमला, और आप कुछ लिखना चाहो तो जैसे ईसाई मशीनरियों द्वारा लगातार धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना, ईसाई मशीनरियों द्वारा धर्म प्रचार को बढ़ावा देना, ईसाई मशीनरियों द्वारा धर्म प्रचार का बढ़ावा, ये कुछ सामाजिक और प्रशासनिक कारण बने। दोस्तों, जिसमें जो भारत का परंपरागत समाज था वो इन बातों से नाराज था, और जिससे यह एक सैन्य विद्रोह से जन विद्रोह की ओर बढ़ा। और दोस्तों, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण के अलावा अगर मैं बात करूं कि कुछ जो उनकी आर्थिक नीतियां थी ब्रिटिशर्स की, जैसे ब्रिटिश के भू राजस्व नीतियां थी, ठीक है, ब्रिटिश में लगातार जो भारतीय धन का निष्कासन हुआ, जिससे भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी, ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय लोगों का ब्रिटिश भारत में जो आर्थिक शोषण किया गया वो भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। तो आप लिखना आर्थिक कारण, आर्थिक कारण भी बने कुछ, 1857 के विद्रोह के शुरू होने के कुछ आर्थिक कारण है वो भी बने। जैसे ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां जो थी, जिसमें स्थायी बंदोबस्त है, रेतवाड़ी है, महलवाड़ी है, ठीक है, इससे वहां के जो किसान थे वो नाराज थे, ठीक है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण कारण बना। ब्रिटिश की भू राजस्व प्रणालियां, भू राजस्व
प्रणालियां, जिसमें रेतवाड़ी है, महलवाड़ी है, रेतवाड़ी, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, और ब्रिटिश शासन में लगातार भारतीय धन का निष्कासन हुआ, क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा कच्चा माल यहां से ले जाकर के ब्रिटिश में, इंग्लैंड में ले जाकर के वहां से किया जाता कि यहां पर उसको तैयार करके भारतीय बाजार में बेचा जाता, तो जिससे बेरोजगारी बढ़ी, ठीक है, और बेरोजगारी के साथ साथ गरीबी भी बढ़ी। तो यह भी एक कारण था, आर्थिक कारण था, ब्रिटिश शासन में लगातार भारतीय धन का निष्कासन। और कच्चे माल की मांग बढ़ने से क्या होता है, कच्चे माल की मांग बढ़ने से कृषि पर भार बढ़ जाता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, विऔद्योगीकरण हुआ, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का विऔद्योगीकरण हुआ। और भारत में हस्तशिल्प जो उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग थे, उनका क्या हुआ, नुकसान हुआ या पतन हुआ। यह भी एक है जो बहुत बड़ा कारण है आर्थिक कारणों में, कि ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश शासन में लगातार सॉरी ब्रिटिश शासन में लगातार भारतीय धन निष्कासन ब्रिटिश शासन में लगातार भारतीय धन निष्कासन, जिससे यहां गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, और वह बेरोजगारी बढ़ी। ब्रिटिश शासन के लगातार भारतीय धन निष्कासन से गरीब व बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी व बेरोजगारी है वो बढ़ती है। तो अब कच्चे माल की जो मांग है, कच्चे माल की मांग बढ़ने से कृषि पर भार है वो बढ़ा, कच्चे माल की मांग बढ़ने से कृषि पर भार बढ़ा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का विऔद्योगीकरण हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उद्योग है वो नहीं रहे, जो हस्तशिल्प उद्योग है वो नहीं रहे, क्योंकि कच्चा जो माल है वो ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सीधा कहां पहुंचाया जाता था, अपने जो देश है वो ब्रिटेन में पहुंचाया जाता था। तो ब्रिटेन में वहां से कच्चा माल सीधा ब्रिटेन में पहुंचाया जाता था, तो यहां जो उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग थे, वो क्या हो गए, उनका पतन हो गया। आप लिखना कि कच्चे मांग बढ़ने से, कच्चे माल की मांग बढ़ने से जो भार कहां आता है, कच्चे माल की मांग बढ़ने से कृषि पर आता है? कृषि पर भार बढ़ा, कच्चे माल की मांग बढ़ने पर भारतीय कृषि पर भार बढ़ा, कच्चे माल की मांग बढ़ने से भारतीय कृषि पर भार बढ़ा, जिससे विउद्योगीकरण हुआ, जिससे विउद्योगीकरण हुआ और हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ, हस्तशिल्प उद्योग का पतन है वो हुआ। तो इतनी बातें हैं वो अपने को पता होनी चाहिए। और जैसे ब्रिटिश द्वारा नकदी फसलों पर बल दिया गया कि भारतीय लोगों को जो उनकी जो फसलें थी उनको छोड़कर जो नकदी फसलें थी उन पर बल दिया गया उनके करने, जिससे भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण तो हुआ, लेकिन अकाल के समय में खाद्यान्न संकट वो पैदा हो गया।
दोस्तों आज हमने कितनी बातें, 3 बातें हैं वो पढ़ी है, ठीक है। एक तो मेरठ की छावनी, ठीक है, एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। मेरठ छावनी, मेरठ छावनी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक थर्ड घुड़सवार जो यहाँ टुकड़ी तैनात थी, कहाँ, मेरठ छावनी में। और मेरठ छावनी के 90 सैनिकों के द्वारा क्या किया जाता, एक साथ 90 सैनिकों के द्वारा जो एनफील्ड P53 के कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया। और इनके इनकार करने से इन पर एक मुकदमा चलाया गया। और मुकदमा चला करके जो ब्रिटिश कोर्ट द्वारा यहाँ इसके जो 85 सैनिकों को क्या सुनाई जाती है, 70 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। और जिससे मेरठ के अन्य सैनिक थे उनके द्वारा विद्रोह किया जाता है। और विद्रोह करके वहां के जो साथी सैनिक थे उनको छुड़वा करके अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करके दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। और दिल्ली पहुंचते हैं 11 मई को। 10 मई से जो 1857 की विद्रोह की शुरुआत है, आगाज है, वो हो जाता है। और 11 मई को कहां पहुंचते हैं ये, 11 मई को पहुंचते हैं दिल्ली। बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित करते हैं। और नेता घोषित करने के बाद 12 मई से दिल्ली से जो 1857 की विद्रोह की शुरुआत है वो हो जाती है। उसके बाद यहाँ का प्रधान सेनापति अपने बड़े बेटे बहादुर शाह जफर जहरुद्दीन, जिसको मिर्जा मुगल के नाम से भी जाना जाता है, बनाते हैं। लेकिन बाद में प्रधान सेनापति है वो बख्त खां को बनाया जाता है, इसको बख्त खां को। और 1857 के विद्रोह पर नियंत्रण करने के लिए एक प्रशासनिक समिति भी बनाई गई थी और उसमें 10 सदस्य थे। है वो सैनिक, ठीक है, वो क्या थे, सैन्य अधिकारी थे। और 4 है वो गैर सैन्य अधिकारी थे। उसके बाद दोस्तों दिल्ली से 12 मई को शुरुआत होती है, लखनऊ से 4 जून को, झांसी से 4 जून को, कानपुर से 5 जून को, जगदीशपुर से 12 जून को विद्रोह की शुरुआत है वो हो जाती है। अब हमने बात करनी स्टार्ट करी थी कि राजनीतिक कारण क्या रहे। राजनीतिक कारण लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि 1798 में, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति 1856 में, ये 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण बने। और 1856 में जैसे अवध का भी कुशासन के आधार पर विलय कर लिया गया। कई शासकों की डलहौजी द्वारा पेंशन बंद कर दी गई, जैसे नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई, ठीक है। ये भी उसके कुछ राजनीतिक पहलू है वो बनकर उभरे। और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफर है उनकी मृत्यु के बाद मुगलों से जो सम्राट की पदवी है वो छीन ली जाएगी और उनको अपने लाल किला निवास है वो छोड़ करके एक कुतुब मीनार के पास निवास है वहां रहना होगा। और कई जमींदारों से जमींदारियां भी छीन ली गई। ये जो कुछ जो बातें हैं वो 1857 के विद्रोह के एक राजनीतिक पहलू बनकर उभरे, राजनीतिक कारण है वो बने इनकी शुरुआत होने की। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। दोस्तों जो समाज है अपना, जो परंपरागत समाज था, जैसे दोस्तों अपना उस समय भारतीय समाज परंपरागत समाज था, कुछ पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित जो लोग थे उन्होंने तो 1857 के विद्रोह का साथ है वो नहीं दिया। वो हम जब कमजोरियां पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि, और जो परंपरागत समाज था अपना, परंपरागत समाज जो 1857 का स्त्री प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, उससे परंपरागत समाज है वो नाराज था। जैसे 1857 के जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है उनसे भी नाराज था। और जो भारतीयों के साथ जो नस्लीय भेदभाव हुआ था उस समय, नस्लीय भेदभाव और धार्मिक प्रतीकों पर हमला किया गया कि आप कानों में कुंडन नहीं रख सकते, ठीक, आप दाढ़ी नहीं रख सकते, ठीक है, आप इस तरह से वस्त्र नहीं पहन सकते, ठीक है। तो धार्मिक प्रतीकों पर हमला किया गया वो भी एक सामाजिक पहलू है वो बनकर उभरे। और ईसाई मशीनरियों द्वारा धर्म प्रचार का जो बढ़ावा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया वो भी एक सामाजिक पहलू बने। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि आर्थिक कारण, जो ब्रिटिशों की भू राजस्व प्रणालियां थी, जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो बंगाल के क्षेत्र में थी, उनकी रेयतवाड़ी, महलवाड़ी, ठीक है, ये इनसे किसानों का शोषण हुआ, जिससे किसान क्या थे, नाराज थे। और ब्रिटिश शासन में लगातार भारतीय धन है वो निष्कासन हो रहा था, क्योंकि जो हस्तशिल्प उद्योग है वो बंद हो गए। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनियों के द्वारा क्या किया जाता, ईस्ट इंडिया कंपनियों के द्वारा कच्चा माल सीधा अपने देश वहां से जो नई सामग्री बना करके, ठीक है, वस्तुओं के रूप में भारतीय बाजार में बेचते,
जिससे भारतीय धन का निष्कासन हुआ। ठीक है, और भारतीय धन का निष्कासन होने के कारण यहाँ गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। ठीक है, और जो कच्चे माल की मांग बढ़ी। ठीक है, कच्चे माल की मांग बढ़ी क्योंकि कच्चा माल है वो सीधा कौन खरीद रहे थे? अंग्रेज खरीद रहे थे। कौन है? अंग्रेज खरीदे। अगर कच्चे माल की मांग बढ़ी तो भारतीय जो कृषि पर भार बढ़ गया। ठीक है, कच्चे माल की महत्वपूर्ण उपज है वो भारतीय कृषि है। भारतीय कृषि पर क्या बढ़ा? भार बढ़ा, जिससे विउद्योगीकरण हुआ। भारत के उद्योग है वो क्या हो गए? भारत के जो उद्योग है वो उनका पतन हुआ, और हस्तशिल्प उद्योग है उनका भी क्या हुआ? पतन हो गया, जिससे भी बेरोजगारी और गरीबी है वो बढ़ी। ठीक है, तो ये कुछ सामाजिक और जो आर्थिक कारण है वो कुछ रहे। उसके बाद हम कल की कक्षा में कुछ जो सैनिक कारण क्या थे, जैसे मैं बात करूं कि 1856 का सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम था, यह डलहौजी के समय आया। 1856 का सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम, उसके तहत यह कहा गया कि सैनिकों को समुद्र पार जो यात्रा है वो करना अनिवार्य है। इस तरह से जो सैन्य जो कारण थे और उनका जो प्रमोशन है भारतीय सैनिकों का वो सूबेदार तक ही होगा। ठीक है, उससे आगे भारतीय सैनिकों का प्रमोशन भी नहीं हुआ करते थे। तो इस तरह से कुछ सैनिक कारण थे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रमुख केंद्र जो 1857 के विद्रोह से संबंधित दोस्तों अपनी 4 क्लासें हैं वो लगभग बनेंगी। तो छोटी क्लासें रहेगी, आज की थोड़ी बड़ी हो गई है। ठीक है, लगभग 40 मिनट के आसपास की 2 क्लासें और बनेंगी, लगभग 80 मिनट में। और उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक है वो सामाजिक एवं धार्मिक जो पुनर्जागरण है उस पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, राम राम, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।